Good morning, students. Today I will further continue the revision of 8th chapter of history. Women write about women. महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं. From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a noble role in promoting education among women. 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की. They founded a primary school for girls at अलीगढ़. जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला. Another remarkable woman, बेगम रुकैया शखावत हुसैन, started school for Muslim girls in Patna and Calcutta. बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले. She was fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of very faith accorded an inferior place to women. वह रूढ़वादी बिंदुओं की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है. By the 1880s, Indian women began to enter universities. 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थीं. Some of them trained to be doctors, some become teachers. उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए. ताराबाई, a woman educated at home at Pune, published a book, स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men. A comparison between women and men. पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की. क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन.
जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। पंडिता रमाबाई, ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, felt that Hinduism was a pursuit towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। She founded a widow's home at Pune to private shelter to widows who had been treated badly by their husband relatives। उन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की, जार वालों के हाथों अत्याचार झेल को पनाह दी जाती थी। Here women were trained to that they could support themselves economically। महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। Needless to say, all this more than alarmed the ऑर्थोडॉक्स। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़वादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंज। रूढ़वादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। As you can see, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations। From the early 20th century, they form political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote, and better health care and education for women। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली,
स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। नेशनलिस्ट लीडर्स promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggles. परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज सुधार। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स इनइक्वालिटीज। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय translated an old Buddhist text that was critical of caste. राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। द प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों को की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। In Bombay, the Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में
1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। Many of these reformers and members of reform associations were people of upper castes. इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। There were also others who questioned the injustice of the caste social order. कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। During the course of the 19th century, Christians missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। At the same time, the poor began leaving their village to look for jobs that were opening up in the cities. और उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। You have read about the expansion of cities in chapter 6. अध्याय 6 में आप शहर के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। Think of the new demands of labor this created. कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। Drains had to be dug, roads laid, buildings constructed and cities cleaned. शहरों में नालियां बनाई जानी थीं, सड़कें बिछनी थीं, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। The required coolies, diggers, carriers, bricklayers, shaving, cleaners, sweepers,
प्लैंक्विन, वियरर्स, रिक्शा, पुलर्स। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। Where did the labor come from? The poor from the village and small towns, many of them from low caste, began moving to the cities where there was a new demand for labor. यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। Some also went to work in plantation in Assam, Mauritius, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज ऑफन वेरी हार्ड, बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट शो दिस as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। थैंक यू।